आसमान पर महंगाई। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। एक तरफ अप्रैल की तपिश और उसी के बीच महंगाई का पारा हाई है। महंगाई से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दाल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा हो चुका है। देश में पेट्रोल 116 रुपए प्रति लीटर और इसके अलावा रसोई गैस की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 1000 के पार है। रसोई गैस अब 1000 रुपए में मिल रही है। दूध हो या फिर सब्जी, रोजमर्रा की चीजों में भी कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। आलम यह है कि एक नींबू जो पहले 2 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत 10 रुपए हो चुकी है। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, लेकिन आम नागरिक पर बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में यह आसमान को छूती हुई महंगाई और आसमान को छूते हुए इन सभी चीजों के दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। और इसी महंगाई का जायजा आगरा से हमारे संवाददाता मयंक त्यागी ने दिया है। आपको दिखाते हैं। नींबू की महंगाई को लेकर आम जन के दांत खट्टे हो गए हैं। वहीं दुकानदारों की भी स्थिति बड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। वहीं हम मंडी में स्थित है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या नाम है आपका? सौरभ। नींबू मार्केट में कितना आ रहा है? 200 रुपए किलो। कैसी दुकानदारी हो रही है? लोग कैसे खरीद रहे हैं? लोग कैसे खरीद लेंगे भाई साहब, जब 200 रुपए किलो नींबू थोक में आ रहा है तो हम क्या भाव बेचेंगे? लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। कितने दिनों से ये महंगाई बढ़ी है? करीबन 2 महीने से हो गए लगभग। अब आज मार्केट में बैठे तो स्थिति कैसी दिख रही है? स्थिति खराब है, बहुत ज्यादा। हर सब्जी की स्थिति खराब है। महंगाई नींबू को लेकर कितनी है? नींबू को लेकर ये मान लो तुम कम नींबू आता है और फिर कोई ले नहीं पाता है, वो फेंकना पड़ता है इस टाइम। जो अगर देखा जाए तो तमाम दुकानें हैं, कितना कस्टमर बिना नींबू के रेट सुन के आदमी लौट रहा है? सब नींबू के भाव सुन के लौट ही रहे हैं। कोई ले नहीं पाता, कोई ले ले तो भाई ले ले 20 रुपए का नींबू तो ले लेता है। कभी कभार कोई ज्यादा जरूरत है। किलो में खरीदारी हो रही है नींबू की? बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई ले तो 50-100 ग्राम बिकता है भाई। जैसे आप मार्केट से जब बता रहे हैं कि आप होलसेल में जब 200 रुपए के लेके आ रहे हैं, तो मार्केट में किस भाव में दे रहे हैं आप? मार्केट हम दे रहे हैं 50 का 250 ग्राम। 50 का 250 ग्राम। तो सुबह से कितने अभी तक नींबू बेच चुके हैं? सुबह से 1 किलो नींबू लिया था, उसमें से 100 ग्राम नींबू नहीं बिका है। अभी 100 ग्राम नींबू नहीं बिका है। नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, पूरा ही पूरा नुकसान ही है। और सब्जियों में कितनी महंगाई दिख रही है? सब सब्जियों में महंगाई इस टाइम। तो दुकानदारों पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमारों पर तो बहुत घाटा जा रहा है इस टाइम। नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये सब्जी मंडी के दुकानदार हैं, जिनको लेकर देखा जाए तो 1 केजी नींबू खरीदने के बाद लगभग अगर देखा जाए तो एक नग नींबू जो है 20 रुपए के हिसाब से बेचे जा रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई की अगर बात की जाए तो आम जन के दांत खट्टे इस नींबू ने कर दिए हैं। साथ ही साथ सब्जियों की महंगाई में नींबू की महंगाई काफ़ी असरकार दिखाई दे रही है। आम जन की जेब भी खट्टी दिखाई दे रही है। इंडिया वॉइस की टीम जब नींबू की महंगाई को लेकर रियलिटी चेक करने के लिए मंडी परिसरों में पहुंची है, तो यहाँ दुकानदारों की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ दुकानदार खाली दुकान पर कुछ चंद नींबू दिख रहे हैं आपको। केवल कुछ दर्जन भर नींबू लेकर बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ खरीदारी के लिए भी आ रहे हैं। बाबा, एक बात बताइए कि कितनी महंगाई है? इतनी महंगाई है, कोई हद नहीं है किसी चीज की। दुकान पे नींबू कम दिखाई दे रहे हैं। नींबू ले नहीं सकते तो 200 रुपया 250 रुपये किलो आए। ग्राहकों को क्या बात देंगे हम? ग्राहक क्या मांगते हैं? ग्राहक जो कहते हैं कि इस बार का नींबू चल रहा है, गाली सुनेंगे थोड़ी गाली। हाँ, गाली। यहाँ पे कुछ कस्टमर भी जो खरीदारी कर रहे हैं साहब। भाई साहब, ये बताइए नींबू की महंगाई कितनी है? बहुत तेज है। नींबू की महंगाई खरीदना मुश्किल हो गया है। लगभग जब आप लेने आ रहे हैं आज, तो क्या स्थिति? कम से कम 250 से 300 रुपये किलो देती है। पहले 1 केजी नींबू आदमी खरीद के घर पहुंच जाता था, आज क्या है? पहले 80-100 रुपये में आ जाता था अधिकतम। 250-300 रुपये किलो हो, कितनी महंगाई हो गई है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये महंगाई अगर बदस्तूर रही तो कहीं ना कहीं सब्जियों से खटास जो है नींबू की निकल जाएगी। तो क्या लग रहा है किचन में जब महिलाएं जब आपको घर जाके पूछती है साहब नींबू नहीं लेके आए? महिलाओं को परेशानी हो रही है काफ़ी। अच्छा, जैसे आजकल कहते हैं कद्दू की सब्जी में नींबू का रहता है, कटहल की सब्जी में नींबू का रहता है, तो आपको तब क्या लगता है? अब महसूस होती है बहुत कमी कि महंगाई की वजह से कुछ हल्के में काम निकालना पड़ता है। जेब खट्टी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या लग रहा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना है महंगाई पे अंकुश लगाए थोड़ा बहुत। सब्जियां सभी महंगी हैं, काफ़ी ज़्यादा सब सब्जियां महंगी हैं। जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो कितने रुपए तक की सब्जी लेके जाते हैं? अब कम से कम पहले आती थी 100-150 रुपये में, 400-500 रुपये में सब्जी आती है। परिवार में फर्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जेब खट्टी हो रही है? बहुत हो रही है। नींबू
नींबू तो बहुत ही खट्टा हो रहा है। ये इनका कहना है कि नींबू भी लगातार खट्टा हो रहा है और आम जन की जो जो जेब है वो नींबू की महंगाई के साथ साथ सब्जियों की महंगाई से लेकर भी आम जन की जो जेब खट्टी हो रही है उससे बड़ा असर किचन को लेकर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और दीपक राय, अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। प्रदीप जी, 2014 में एक नारा दिया गया था, अच्छे दिन आएंगे, यही है वो अच्छे दिन? जी हाँ, 2014 में नारा दिया गया था अच्छे दिन आएंगे। और अगर आप एक नींबू को 2 मिनट के लिए रोक दें तो मैं बताऊं कि 2 साल कोरोना को गए हुए हो गया। 2 साल से दुनिया कोरोना को झेल रही है, अभी वो खत्म भी नहीं हुआ था ठीक से, तब से ये युद्ध की विभीषिका आ गई। और इसका हालांकि नींबू से कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आंध्र और गुजरात और महाराष्ट्र में जो तूफान आए थे 6-8 महीने पहले, उनसे फसलों को जो नुकसान हुआ उसका एक मुख्य कारण है ये। देखिए, निश्चित तौर पे विश्व इस समय बहुत परेशानियों से के दौर से गुजर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो भारत जैसी स्थिति किसी अन्य देश की नहीं है। आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे और कुछ उसमें जो है खबरें आती होंगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भारत की सड़कों पे इतनी मजबूत सरकार है कि यहाँ लूट मार करने की स्थिति अभी तक नहीं आई है। कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज? गाजियाबाद में अभी लूट हुई है, एक 25 लाख की फिर बैंक से लूट हुई है, तमाम जगह की खाने को लेके लूट हुई है। खाने को लेके लूट हुई है क्या? लूट तो लूट है ना, खाने को हो या ना हो, लूट तो लूट है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, यहाँ अभी श्रीलंका या दूसरे देशों जैसी स्थिति नहीं है। तो आप चाहते हैं ऐसी स्थिति आए? नहीं, आप मुंह में शब्द क्यों डालना चाह रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा, नहीं मैं चाहता हूँ। तो आप फिर उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधा देश पर आइए ना अपने। सर, भौगोलिक परिस्थितियां अगर आपको अफेक्ट नहीं करती तो थोड़ा सा देख लीजिए चारों तरफ। ये 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खुली थी और उस समय कहा जाता था कि विश्व एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा। तो जब ग्लोबल विलेज में परेशानियां आती हैं तो हर देश उससे कहीं न कहीं अछूते रहते हैं। आज तेल की कीमतें अस्थिर हैं और उसके लॉजिस्टिक में जो प्रॉब्लम आती है उससे कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें स्थिर है? अस्थिर है। अस्थिर है। स्थिर का ऑपोजिट अस्थिर होता है, विलोम कहते हैं उसको, अस्थिर है। और ये जो अस्थिरता के कारण जो परेशानियां बढ़ रही हैं, जो जमाखोर या जो गाहे बेगाहे जो लोग क्या है बढ़ा देते हैं, उसका कारण से ये इफेक्ट है। सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है और निश्चित ही आने वाले कुछ समय में ये कंट्रोल में होगी। सुधा जी, तमाम बातें इन्होंने गिना दी हैं, कहीं तूफान आया था इसीलिए इस तरह की कीमतें बढ़ रही हैं। जब हम किसी देश के शासन में होते हैं तो ये प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जो वैश्विक आपदाएं होती हैं, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं होती है, हर देश अपने कुछ न कुछ तैयारी करके रखता है। जहां तक बात की जाए कि वैश्विक आपदा की जो बात चल रही है या जो बात कर रहे हैं कि कुछ देशों में हुआ, हमारे में यहाँ नहीं हुआ, भगवान न करे कभी हमारे देश में वो स्थिति आने भी पाए, क्योंकि हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब हम एक परिवार को चला रहे होते हैं, चाहे वो परिवार चाहे देश हो, तो हम पहले से अपने संकट को बचाने के लिए कुछ न कुछ हमारी तैयारी होती है। जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उसी के लिए होते हैं। और जहां तक भाई कह रहे हैं कि तेल की कीमतों की अस्थिरता का जो इम्पैक्ट होता है वो 3-4 महीनों के बाद पड़ता है। अचानक आपके चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब उसके पहले तक कोई भी नियम ऐसा नहीं था कि हमारे पर असर पड़ रहा था। आपको चूंकि ये ध्यान रखना था कि हमें जनादेश लेना है, चुनाव जीतना है, तो हमें क्या करना है। आप कहोगे कि नहीं, इससे हमारा कोई हाथ नहीं होता है, चुनाव आयोग और भलाने आप बातें कर लोगे, लेकिन आप जानते हो आरबीआई की भी स्वायत्तता आप लोग खत्म कर दे रहे हैं। जब आरबीआई स्वायत्त नहीं रह गया है तो जाहिर सी बात है कि जिस कार्य के लिए वो था कि महंगाई दर को, ब्याज दर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे देश में स्थिरता लानी है, ये सारे काम उसके हाथ में थे। आप उसको भी स्वायत्त नहीं रहने दे रहे हैं। और महंगाई की बात आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि आपका घर 50,000 में चल रहा है, लेकिन जिसका घर 20 में चल रहा था और वो जो चीजें अब उसको 40 में खरीदनी है, वो खाना पीना छोड़ दे, वो दुहाई दे कि देश में विदेश में यहाँ पे ये परिस्थितियां हैं तो हम खाना आज न खाएं कल खा लेंगे। दोनों, अगर मैं इस समय की बात करूं तो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्म के लोगों के जो त्योहार चल रहे हैं इस समय तो लोगों के व्रत है। आपने ऐसी चीजों को बढ़ते हुए देखा दाम, जो कि सबसे जरूरी चीज है किचन की, नींबू के दाम बढ़ गए।
इतनी गर्मी में अगर नींबू ही नहीं मिलने वाला, मिर्च नहीं मिलने वाली, आम आदमी जाएगा कहाँ? हमें कम से कम संवेदनशीलता यहाँ ये दिखानी है कि महंगाई को हम कैसे कम कर सकते हैं, कम से कम स्थिति में जनता को फायदा मिल जाए। जिनके पास 10,000 में का काम चलता था, उनके पास 25,000 नहीं है, क्योंकि कोरोना जिसका आप दुहाई दे रहे हैं, कोरोना के कारण लोग रोजगार गए हैं, रोजगार भी लोगों के पास नहीं है, पैसे पाने के कोई भी उनके पास सोर्सेज नहीं है। तो ये जब सब्जियां ही उनकी चीजें उनके पास नहीं रहेंगी तो वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? हम विकास के गति के आगे बढ़ने के लिए हमको जीना भी तो जरूरी है ना, कि हम वहां तक पहुंचे हैं। हम कहें देश आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, देश को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम भी तो वहां तक बढ़े, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी है आपका आहार। आज आपने थाली से आहार छीनने का जो कार्य हो रहा है, महंगाई बदस्तूर जारी है। आप कहीं से कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कंट्रोलिंग करनी है तो ऐसे बहुत से मद हैं जहां पे आप उसको कम करके कम से कम जनता के खाने की चीजों पे आप कम कर सकते हैं। उससे बहानेबाजी करके संवेदनहीनता दिखाना कि नहीं ऐसा नहीं है, विश्व को देख लो, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, नेपाल में हो गया, अरे वहां हो गया, हमारे देश में क्यों ऐसा हो? अगर हम इस लायक हैं, हम श्रीलंका का अगर इतना दे सकते हैं कि सहायता कर दिया, हमने नेपाल की सहायता कर दी, हम कहीं सहायता कर ले रहे हैं, पहले देश के नागरिकों की सहायता करिए ना, उनको भी खाने की जरूरत है। लेकिन वो उससे आपकी संवेदनशीलता नहीं जागती है, आपको दिखावा करना है, आप वहां शुरू जाते हो, इतना पैसा दे दो, अनाज दे दो, जनता आपके भी भूख से लाचार। आपको तो क्या आप यहाँ पे भूख के लिए लूट नहीं पड़ रहा है? आप चाहते हैं कि यहाँ पे भूख के लिए लूट पड़े, या आप चाहते हैं क्या कि यहाँ भी जैसे पैदा हो? ठीक है दीपक जी। नहीं मिश्रा जी, मैं नहीं चाहता, ना ही कोई इस देश का जगा हुआ नागरिक चाहेगा कि लूट हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में नहीं है ये। अगर ये कांग्रेस का शासन होता या इतनी कमजोर सरकार होती तो ऐसा हो रहा होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर शब्दों का खेलना है तो मुझे बहुत अच्छे शब्द आते हैं। तो प्रदीप जी लौटूंगा आपके पास, फिर से लौटूंगा आपके पास। दीपक जी, ये जानते हैं हम ठीक से कि उत्पाद, डिमांड, इन सारी चीजों पर महंगाई निर्भर करती है। किसी भी एक चीज में अगर असंतुलन हो जाए तो फिर ये सारी चीजें बिगड़ने लगती हैं। लेकिन इस महंगाई को कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज महंगाई के कई रीजन है। एक देखिए, आज बड़े थोड़ा सा हम पर्सपेक्टिव बड़ा करें, राजनीति के ऊपर उठ के बात करें। बहुत आसान काम होता है कि आप जैसे इन्होंने बोला, भाजपा जी उन्होंने बोला नहीं हमारे देश में भी सड़कों पे लोग नहीं आए, तो हम वेट तो नहीं करना चाहिए हमें कि सड़क पे आ जाए चाहे भूखों मरे। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि नहीं गवर्नमेंट के हाथ में महंगाई कम करना, तो इतना आसान नहीं है। आप थोड़ा सा बड़े उस परिप्रेक्ष्य में जाइए। कई रीजन, एक तो जो बाहरी एक्सटर्नल रीजन है, या आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उससे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो उससे क्या होता है, जितनी ये इम्पोर्ट की चीजें महंगी हो जाती हैं, तो और भी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम हुआ, तो कई चीजें हैं, उससे भी एक महंगाई का रीजन है कि उससे सेल्स कम होना, तो लोगों का जो है लोगों की खाने पीने की चीजें वो बढ़ रही हैं। तो मेन तो सबसे बड़ा डायरेक्ट उससे रीजन है डीजल और पेट्रोल के उससे प्राइसेस का बढ़ना। तो सवाल है जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से उसका भी इम्पैक्ट हमारे उसमें पड़ रहा है इंडिया में। तो आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। बहुत सबसे अधिक एक ही रोल है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो होल्डिंग हो रही है उसको रोके। आप देखिए केवल नींबू की बात नहीं है, जैसी आप सब्जियां ले लीजिए, जितनी सब्जियां 100 रुपए किलो है वो सभी ऊपर है। तो आप एक चीज की बात है, आप पूरी चाहे खाने पीने की कोई भी चीज, सब्जी हो, आटा है, चावल, दाल, सभी चीज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमें उसे उठना पड़ेगा। सरकार का, आज राज्य सरकार का भी एक ही वो बनता है कि आप होर्डिंग रोकिए, उससे प्राइस को भी आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई आपके पास और कोई इसमें ऑप्शन नहीं बचा है। जी प्रदीप जी, कोई तो प्लान होगा सरकार के पास भी इस महंगाई को कंट्रोल करने का? सर देखिए, जैसा कि दीपक जी ने कहा, वो हम सभी से ज्यादा जानकार है। अगर आपने उनको अर्थशास्त्री बना के बुलाया, निश्चित तौर पर उन्होंने बनाकर नहीं बुलाया, वो है कहीं नहीं सर, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में लेट हो रहा है। कहने का तात्पर्य समझे, बाल की खाल ना निकालें, मर्म को समझे। दीपक जी ने बताया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कारक है इसके लिए, और जो सप्लाई चेन का जो असर होता है, उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया कि मोटर पार्ट्स महंगे होते हैं या पेट्रोल कम महंगा होता है। ये सरकार कटिबद्ध है कि जो होर्डिंग होती है वो सबसे बड़ा कारण होती है अकस्मात वृद्धि की। देखिए तेल की कीमतों के बाद ये सप्लाई चेन में जो परेशानी आती है, उसके बाद जो आर्टिफिशियल बढ़ाई कर दी जाती है किसी की। देखिए नींबू एक मामला निश्चित तौर पे हम सभी के घरों से जुड़ा हुआ है। हर घर में सामान्य स्थितियों में 4-5 नींबू, या गर्मी का सीजन आ गया सभी लोग रखते हैं और एक इसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आप इस तथ्य को भी नहीं झुटला सकते कि कुछ प्राकृतिक कारण हमारे देश में रिसेंटली हुए जिस कारण से ये फसल थोड़ी सी परेशानी में आई। अगर मेरी तथ्यों पे, मेरी बातों पे अगर कोई नहीं भरोसा कर सकता तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक तथ्य ये जरूर है कि इस बार जो है फसल कम हुई है। अब जब फसल कम हुई है और डिमांड बढ़ी है
तो उसके कारण से ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब अगर कोई होर्डिंग करके, और ये जो सिस्टम है जिसके अंतर्गत ये आता है, सरकार कटिबद्ध है कि उसको ठीक प्रकार से जांच करके ऐसा न हो, ऐसी कोई शिकायतें न आए, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सुधा जी, तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और सरकार अभी भी कटिबद्ध है कि वो इन चीजों पर कंट्रोल करेगी। मूर्त रूप में ला रहे हैं हम उसको। सुधा जी। हेलो, मेरी हाँ आवाज आ सुधा रही जी, है? आवाज आ रही है? जी जी राणा सर, मैं ये कह रही थी कि जब यही सरकार पे जो लोग हैं जब विपक्ष में होते हैं तो इन चीजों का जो भारीपन होता है उसको आप महसूस कर सकते हो। तब लगता था आज के 10 साल पहले इनकी संवेदनशीलता का ना होना, इतना संवेदनहीन सरकार का होना, ये सारी बड़ी बड़ी बातें इनके सारे शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा कही जाती थी। तब यही महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था कि इनको लग रहा था कि देश अब नहीं बचेगा। तब महंगाई की दर क्या थी और आज की दर क्या है? और आज तो हमारी जनता के पास सच में रोजगार नहीं है, क्योंकि कोरोना जिस आप प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं उससे हर व्यक्ति त्रस्त हुआ था। तो अगर हर व्यक्ति त्रस्त हुआ था तो इस समय तो और जरूरत थी कि जिसके पास रोजगार ही नहीं है उसको कम से कम खाने का आहार तो मिलता रहे। अभी हमारे भाई कह देंगे कि हम मुफ्त में आहार दे रहे हैं, इतने करोड़ों को बता देंगे, ये भी काउंटिंग कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जिसको आप आहार उससे दे खुश रहे नहीं है हैं क्या? वो ऐसा तो है नहीं कि हम झूठ बोलेंगे। आहार तो मिल रहे हैं ना, उससे अगर आप खुश नहीं, आप चाहते हैं कम हो जाए तो बात दूसरी जिनका है। रोजगार गया है, जिसको आप मध्यम वर्ग में रखते हैं ना, उसको ना आप फ्री में दे रहे हो, ना रोजगार दे रहे हो, ना खाने का आहार मिल रहा है, कैसी बात करते हैं? जिसको आप दे रहे हैं कि आप मानते हैं उनके पास कुछ नहीं देने के लिए। आपने जिनको आहार देने की बात की है आप उनको मान बैठे हो कि ये किसी कार्य, इनके पास कोई कार्य नहीं है, इनको जरूरत है, इनके पास अगर नहीं देंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। कैसी बात कर रही है बहन जी आप? आपने माना हुआ है, कैसी बात कर रही है? कैसी बात कर रही है? जिनका रोजगार एकदम चला गया है, जो एकदम से असक्षम है, जो एकदम गरीब है, आप क्या कांग्रेस की तरफ से आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम गरीबों को एकदम छोड़ दे? मतलब वो गरीब नहीं है, आपके कहे हुए लोग गरीब और जो असली में गरीब है वो गरीब नहीं है। प्रदीप जी सुन लीजिए, मैंने कहा कि आपने प्रदीप जी, जिनको आपके दिया पास वो खाने लौटूंगा को मैं। पा रहे हैं, जिसके पास नहीं खाने को है मैं उनकी बात कर रही हूँ। रोजगार भी नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो न बच्चों को पढ़ा सकते हैं न खिला सकते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो मध्यम वर्ग न तो मांग के खा सकता है, न उसको मिल रहा है, न नौकरी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा गरीबों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो छोड़े नहीं गए उनके बाद जो मध्यम वर्ग आता है, जो नौकरी पेशा था, जो नौकरी से अपना घर चला रहा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इतनी संवेदनशीलता आपको उसके लिए भी होनी चाहिए ना। मैंने गरीबों को खाना देने के लिए मना नहीं किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा दीजिए, लेकिन जो मध्यम, जिसके पास रोजगार छिन गया, जो भीख मांग के भी नहीं खा सकता है, जिसको ये करना है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, इस जरूरतों को पूरा करना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कम से कम महंगाई के मुद्दे पे राजनीति न करके हम उस मध्यम मार्ग का तलाश कर सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को खाना तो मिलता रहे। अरे सेब संतरा न मिले, कम से कम खाने को आहार तो मिल जाए, उसकी बात करनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति नहीं करके, बल्कि महंगाई बढ़ी है, किन कारणों से बढ़ी है, वैश्विक नीतियों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। विश्व में जो हो रहा है होता रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। हमें ये सोचना है कि क्या ऐसा कुछ चीजें हैं जीएसटी में ला सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ टैक्स कम कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि हमारी जनता पे ये भार इतना न पड़े, कम से कम खाना खा सके। इसकी बात हो रही है यहाँ पे। बात इसकी नहीं कि राजनीति किसमें कब था, कब नहीं था, कब क्या है। आज की वर्तमान स्थिति में महंगाई ज्यादा है, इस बात को मानकर कार्य किया जाएगा तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। कांग्रेस, भाजपा, सपा से अच्छा है कि आप जनता और सरकार की बात करिए कि कैसे हम उनको इससे दूर कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। आपकी जरूरत है, आप कह रहे हो वैश्विक हो रहा है, आप कह रहे हो श्रीलंका में ऐसा हो गया, ये सब नहीं करना है तुलना। जहाँ पे जो है, भगवान न करे किसी देश में ऐसी चीजें आए, कहीं पे लूटपाट हो, कहीं रोटी के लिए लूटपाट हो, भगवान न करे, लेकिन भगवान न करे से अच्छा है कि हमें कर्म जो करना है कि हम कर्म के द्वारा कैसे उसको खत्म कर सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुद्दा महंगाई का है, राजनीति का नहीं है। तो महंगाई का मुद्दा अगर महंगाई है तो महंगाई को मान के कैसे हम कर सकते हैं। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छा कहा कि जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ता रहेगा, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपके पास अर्थशास्त्री हैं जो जानते हैं कि कैसे हमें चीजों को हम कैसे बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पास स्थितियां बिकट ही रहेंगी। जो दाम बढ़ जाएगा वापस नीचे नहीं आता है। अगर टेम्पो वाले ने 5 रुपए का 10 रुपए कर दिया तो फिर 10 रुपए से 5 रुपए नहीं करेगा, वो 100% 10 रुपए पे ही रहेगा। तो आप सोचिए कि अगर मैं 10 रुपए किराया दे सकती हूँ तो मैं उस तक कमा सकूं कि मैं 10 रुपए दे पाऊं। बात इसकी की जा रही है, न कि 10 से 5, 5 से 8 करने की बात हो रही है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है दीपक जी कि आखिर इस महंगाई को कम करने के लिए कुछ रास्ते नजर आते हैं?
जी देखिए, रास्ता तो है एक, तो दूसरे सबसे बड़ा कारण भी वो है कि आप होर्डिंग रोकिए। आप देखिए इतनी महंगी चीजें हो रही, किसान को क्या मिलता है? अगर 100 आप 300 रुपए का नींबू बताते हैं तो किसान को मिलता होगा मुझसे 2 रुपए। तो बिचौलियों को, उनको जो है उसका जो रोल बिल्कुल दीपक जी, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट महंगाई को लेकर सामने आया, उसकी तरफ चलते हैं। भाजपाई महंगाई ने बनाया कीर्तिमान, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने लिखा कि एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी और पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगवा रही है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सवाल आपसे यही कर रहा था कि देखिए, राजनीतिक पार्टियों को अगर छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि उन्हें हर मुद्दे में कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढनी होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिर कोई रास्ता नजर आता है कि किस तरह से इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? जी है, वही सबसे बड़ी चीज है। एक होर्डिंग को आप जो जैसे खाने पीने की चीजें हैं और भी सब्जी चीजें हैं, इस सब चीजों को आप होर्डिंग आप रखिए। जब भी महंगाई बढ़ती है तो बिचौलिए जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो आज स्टेट गवर्नमेंट, कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सबसे पहले अटैक इनसे होना चाहिए। और दूसरी तरफ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कुशन बनाया था इन्होंने, जब आप देखिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम थी, 2 साल कम थी, फिर भी इन्होंने जो एडजस्टमेंट करवाया है कंपनियों ने, तो उसका भी कहीं कहीं इनको आज जो है रिबेट देना पड़ेगा। आप 2-4 महीने की बात है, उस पैसे को आप यूज कीजिए और जितना या तो जीएसटी घटे कम कीजिए, तो रेटों पर इनकी चीजों को जो है आयल जो प्राइसेस है वो कम कर दीजिए, तभी महंगाई को आप। तो 2 स्टेप जो है वो बहुत ही मतलब इफेक्टिव होंगे अगर एक कायदे से कर दिए जाए। राजनीतिक दलों, राजनीतिक मंत्रिमंडल, राजनीतिक कैंपेनिंग से ऊपर उठती करेंगे, तो अगर 2 ये चीजें हो जाती है तो मेरे हिसाब से महंगाई को आप काफी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी कि आप रोक नहीं सकते, महंगाई को इतना आसान नहीं है कि आप कंट्रोल कर दीजिए। कंट्रोल में थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि जो आप खाने पीने की चीजें हैं वो कम हो जाए। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो आपको बहुत प्राइसेस बहुत बड़े, आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उससे भी हाथ खड़े कर दिए। देखिए 5.7 जो है वो महंगाई की दर हमेशा रहेगी पूरे साल में, जो कि पहले 4.5 फरवरी में उन्होंने प्रेडिक्ट की थी। तो आज जो जियो पॉलिटिकल रीजन है और भी रीजन है, तो आप गवर्नमेंट का जो है मतलब हाथ बहुत बंधे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आपको अगले इलेक्शन का डर नहीं है, चाहे विपक्ष को भी, अपने कांग्रेस के भी 4-5 स्टेट में गवर्नमेंट है, वो भी तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सरकार को घेरते हैं तो आपके स्टेट में जो आप आइए, जितने होल्डिंग करने वाले हैं उठा के उनको अंदर कीजिए। तो ये चीज कीजिए तो आप महंगाई को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रदीप जी। सर मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। मैं भी यहाँ पे राजनीति करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चूंकि स्काइप से हम जुड़े हैं तो हम कंप्यूटर से भी जुड़ सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि पेट्रोल कीमतों पे वैट कितना राज्य सरकारें लेती हैं। तो मैंने एक आंकड़ा देखा, आप इसको जांच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 16.84% जो है वैट लगता है और राजस्थान में 30.80 और छत्तीसगढ़ में 26.87 और बिहार में 24.71% जो वैट लगता है। अगर सरकारें भी देखिए केंद्र सरकार अपनी नीतियां बनाती है और उसको, जैसे कि दीपक भाई ने बोला कि देखिए होर्डिंग एक बहुत बड़ा कारण है ये अर्थव्यवस्था इस तरह से बढ़ने का। तो लोकल गवर्नमेंट जो है उस पे काम कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वैट है, इस समय मैं देख रहा हूँ चार्ट को, तो सबसे कम जो है अगर कहीं लग रहा है तो वो 16.84% उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का, जहाँ पे 19.76% है वैट की कीमत है। तो इसको भी देखना होगा कि अलग अलग राज्यों में वैट की दरें अलग अलग है, उस कारण से भी जो है कीमतों पे असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी मेरा सवाल यह है कि चुनाव के समय पर फिर ये स्थिरता कैसे आ जाती है? उस समय की अगर बात करें तो $137 प्रति बैरल के हिसाब से था कच्चा तेल, उसके बाद वो घटते घटते अभी 108-111 के आसपास है, फिर भी दाम बढ़ते हैं। सर अब दाम बढ़ते हैं, शुरू में हमने कहा कि देखिए हमने जो है कुछ देशों से सस्ते दाम पे तेल खरीदे हैं। अब मुझे इस समय एग्जैक्ट मैं आपको दावे के साथ नहीं कह सकता कि उनके यहाँ शिप होने और उसको इम्प्लीमेंट होने में जो सस्ते दाम पे तेल आया उसका कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। अगले प्रोग्राम में अगर इसी विषय पर चर्चा हो तो मैं तैयारी करके आऊंगा। लेकिन वो कितनी समय में इम्पैक्ट करेगा और कितने तेल का आयात हुआ है
और या जो दूसरे रास्तों से हमें उपलब्ध हो रहा है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़े। लेकिन जो कुछ चीजें देखिए, नेगेटिविटी की जो स्पीड होती है कहीं पे ट्रैवल करने की, वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है। किसी अगर हम कंटेंट की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, तो नेगेटिव वीडियोस या नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव समाचार जल्दी वायरल होते हैं। सिमिलरली अगर हम उस पर बात करें, मैं डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देखिए होर्डिंग शुरू हो जाती है, जब तक जमाखोर होर्डिंग कर लेते हैं, सरकार आती है, युद्ध स्तर में काम करना शुरू, सरकार उसका संज्ञान लेकर के शुरू करती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है, आगे ना हो सरकार उस पर काम करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो तेल हमें कम कीमतों पे आ रहे हैं उसका असर होगा और जल्दी ही इस पे जो है इससे राहत मिलेगी। और या फिर प्रदीप जी यूं समझ लिया जाए कि एक राज्य में चुनाव खत्म हो तो दूसरे में शुरू हो जाने चाहिए, कम से कम स्थिरता तो बनी रहेगी। अरे नहीं सर, हमारी पार्टी बहुत पहले से कह रही है कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए, ताकि अगर 5 साल एक बार चुनाव हो गए तो 5 साल तक तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी ना, कोई इस तरह से ना आरोप लगाएगा ना ही कोई करने की हिम्मत करेगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा दूसरा मैटर है। लेकिन अभी ये निश्चित होते ही आपका सवाल पड़ी ही, सभी राजनीतिक दलों को इसको संज्ञान लेना चाहिए। हमारी पार्टी तो बहुत दिनों कह रही है कि जी एक साथ एक देश एक चुनाव। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उस पर क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव ने कहा है कि अब होर्डिंग्स कब लगवा रहे हैं आप नसीब वाली उपलब्धि का? नहीं देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ वो उनका ट्वीट, और अखिलेश जी अब बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर ले, आदरणीय नेताजी के कम से कम 1/10वें हिस्से पे भी आ जाएं, ताकि जो है सम्मान बचा रहे। अब बिना पूरे ज्ञान के केवल सरकाजम मारना, कमेंट करना, ठीक है, अखिलेश जी जो है विपक्ष में बैठे हैं, उनका अधिकार है। तो 2014 में जब आपकी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि अगर कच्चे तेल के दाम कम हो जाते तो मतलब हम किस्मत वाले हैं। अरे सर, वो उस समय कोई राजनीतिक कार्यकर्ता यदि कोई बात बोलता है तो उस समय की स्थिति को देखकर बोलता है। अगर भविष्य में तो अब की स्थिति को देखकर ही अखिलेश यादव ने बोल दिया। नहीं, अभी तक तो अखिलेश यादव सॉरी राहुल जी ने बोला था कि आलू से सोना निकलेगा, वो हालांकि उसकी सच्चाई कुछ और रही होगी। लेकिन अगर इस तरह से तथ्यों को और नजीरों को लिया जाएगा तो मैं अभी अखिलेश जी की नसीब वाली उपलब्धि होर्डिंग कब लग रही है तो मैं बता देता हूँ कि हमारी तो ऐसी कोई होर्डिंग नहीं लगेगी। लेकिन आप जो है सरकार में नहीं है, घोटाले करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं उनकी होर्डिंग के फ्लैक्स छपवा दूंगा, भिजवा दूंगा। लगवाना उनका काम है, उनके कार्यकर्ता बहुत ही जो है जुझारू कार्यकर्ता है, होर्डिंग वो लगवा देंगे कि भैया आपको अकल कब आ रही है, उसकी होर्डिंग आप लगवा लीजिएगा, मैं बधाई का फ्लैक्स छपवा के भिजवा दूंगा होर्डिंग के लिए। ठीक है सुधा जी, जी चुनाव के समय पर दाम कम, चुनाव खत्म तो दाम बढ़ने लगते हैं, फिर चाहे कच्चे तेल के दाम कम क्यों ना हो रहे हो। बिल्कुल। लेकिन चुनाव के समय पर एक आंकड़ा निकलकर सामने आया, तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी, तो भरपाई हो रही है ना, भरपाई कराई जा रही है, क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका तो जो भी घाटा हुआ है, आप देखेंगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके कभी भी मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई है। जितनी महंगाई का भार जनता पे पड़ रहा है, अगर आप बाकी देखिए तो बाकी सारी कंपनियां इजाफे में हैं। उनका जो मार्जिन है लाभ का बहुत ज्यादा हुआ है। आपने अगर देखा होगा तो ये जो न्यूज आती है वो सबके लिए आती है, किसी एक के लिए नहीं आती है। जहां तक हमारे योगेश भाई कह रहे हैं, बातें बहुत अच्छी कहना और दूसरों को कहना कि आलू से सोना और बाकी, तो जब आपके हिसाब से बात, वो आपके हिसाब से प्रसंग सही होता है तो आप ले लेते हैं, लेकिन आपकी बात का कोई प्रसंग यूज करना चाहता है तो आप कहते हो हम ऐसे राजनीति नहीं करते हैं। मतलब आज से देखा होगा भारतीय राजनीति में पिछले 10 वर्षों में प्रसंगों को हटा के जो शब्दों का यूज करना, जो चयन करना, जो इन लोगों ने शुरू किया है, एक नई राजनीति का जो दौर चला है, वो शुरुआत करने वाले यही लोग, और यही कहते हैं कि हम ऐसे राजनीति नहीं करते हैं। तो राजनीति में ये जो चलता है अभियान आपका कि हम कैसे शब्दों में किस जो अपने फायदे की ग्रैब कर लिया, जो नहीं है उसको नहीं 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 नहीं, नहीं करके हमने दूर कर दिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कम छोटी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से फैलाना। कल की न्यूज में देख रही थी, एमपी में पत्रकारों को बेचारों को पुलिस स्टाफ ने खड़ा करके अर्धनग्न अवस्था में जिस तरह किया था, क्योंकि उनके खिलाफ खबर छाप रहे थे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनके खिलाफ कोई ना बोले, जो ये कहते हैं सच मान लीजिए, वही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है मान के आप जनता बस, चाहे महंगाई हो चाहे जो हो, ये जो कहते हैं उसको मान के किया जाए, तभी राजनीति आप अच्छी करें, तभी आप राष्ट्रवादी हैं। अगर आपने इनके खिलाफ कोई बात सत्य बोल दी तो आप राष्ट्रवादी नहीं, आप किसी धर्म को मानने वाले नहीं, आप नास्तिक, आप इस देश में रहने लायक ही नहीं है। इस तरह राजनीति को बदलना, राजनीति इस तरह करना, ये नई परिभाषाएं जो गढ़ी जा रही हैं, ये भी हमारे देश में कितना कारगर होगा, कितना कारगर होगा,
ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। लेकिन राजनीति में महंगाई जैसी चीजों को लाना, मुझे लगता है कि इन सबसे अलग हटके प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो रहा है, हर जगह सबको फायदा हो रहा है। अरे कभी आम जनता को भी फायदा हो जाए, कभी तो हो जाए, जिसने आपको इतने बड़े जनादेश के द्वारा इस जगह पहुंचाया है। और अब मैं जानती हूँ, अगर मुझे कोई चीज मिलती है और वो भी जनता के द्वारा, तो मेरा पहला फर्ज बनता है कि हम जनता के नजरिए से अपनी सरकार को चलाएं। सरकार जनता चलाने नहीं आती है, लेकिन आपको उसने पहुंचाया है क्योंकि वो जानती थी कि आप उसके हित में काम करेंगे। और उज्ज्वला के नाम पे जो आपने सिलेंडर तो पहुंचा दिया, सबके घर में सिलेंडर पहुंच गया उज्ज्वला गैस के नाम पे, लेकिन आपने कहा कि लकड़ी से आपको आंसू ना आए इसके धुएं से, लेकिन गैस सिलेंडर चलाने के लिए गैस कहाँ से लाओगे? आप खुद सोचो, अपने स्रोत खुद बना लो। हम गैस तुम गैस खरीद पाओगे नहीं। सिलेंडर रखा है, उसकी पूजा कर लो रख के कि हाँ सिलेंडर हमारे पास है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि अब खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग नहीं करना है, और गैस से खुद बोलना है कि तुम जलो और हम खाना बना लें। तो ये दो अर्थी चीजें नहीं चल सकती हैं। आप दो, बहुत अच्छी बात है, जनता आपको ले आएगी क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अच्छे काम के आड़ में जनता को गुमराह करना, ये राजनीति छोड़नी पड़ेगी। ये हमेशा चलेगा नहीं, एक बार चलता है, दो बार चलता है, लेकिन जनता हर बार इस भुलावे में, आपने चुनाव में कहा कि जैसे ही आएगा होली या दीपावली हम सबको देंगे गैस, होली बीत गई, दीपावली आएगी, वो भी दिवाला निकालने का पुत्र तुले हुए हैं, निकलने वाला है, निकल रहा है। लेकिन उस पे मैंने तो मंचों पे लोगों को, भाजपा के प्रवक्ताओं को कहते हुए सुना है कि महंगाई है कहाँ, कितनी बढ़ी है, आप कंपेयर कर लीजिए। तो जब हम इस स्तर पे सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके सुधार की कोई बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम मानने को तैयार ही नहीं है कि महंगाई है। ये मानना जरूरी है। और सच में कुछ भी हो, राजनीति चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, कम से कम जनता को इस समय दोहरी मार जो पड़ रही है, नौकरी न होना और इतना महंगाई होना, इस पे सोच के कार्य करने की जरूरत है और सबको एक साथ एक तरह से बात करने की जरूरत है। बिल्कुल दीपक जी, ये चीजें थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं। जब तक चुनाव से पहले दाम बढ़ते हैं, नवंबर में ये 83-84 के आसपास आ गए थे कच्चे तेल के दाम, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 100 पार हो जाते हैं, 130 पार हो जाते हैं, फिर चुनाव के समय पर ये कम भी होते हैं, उसके बाद जब चुनाव बीत जाता है तो अब 108 तक आ जाते हैं। उसके बाद भी महंगाई का बढ़ना, मतलब कब तक हम दोष देंगे कोरोना को, कब तक यूक्रेन और रसिया को? दादा की अभी जो परिस्थितियां हैं वो तो है, कुछ तो बात बनी हुई है। और भी चाहे आप यूक्रेन रीजन लीजिए, तो रूस और यूक्रेन के बीच कोरोना के बीच कंपनियां जो एक डिमांड बढ़ती है, शायद सप्लाई साइड जो बढ़ी, तो ये एक रीजन निकलेगा। दूसरी तरफ देखिए, हम पार्टियां शुरू से आज हमारे देश में सबसे बड़ी चीज, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो नेग्लेक्ट किया जाता है, और इंडस्ट्री जो है वो डिपेंडेंसी है। तो ये चीज जो है हमें महंगाई को, जब भी कोई मतलब डिस्टर्बेंस जाएगा रिपोर्ट पे, तो और भी इंटरनल रीजन होंगे, चाहे आप तूफान हो, आपदा का प्राकृतिक आपदा का हो, तो वो उसकी वजह से ये जो है फिर से जो है ये एक वो रहेगा। तो आप किसी आप जो किसी क्षेत्र है उसको आप जो है बढ़ावा दीजिए, आप जितना मॉडर्नाइज कर सकते करिए। तो आप जितना, आप देखिए बेसिक चीज, आप चावल दाल और ये सभी चीजें जो है आप बिल्कुल ठीक। प्रदीप जी, अभी आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट अभी दिखाई थी जिसमें आपने यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार सब जगह के बताया था कहाँ कितना बैट लगा हुआ है। मध्य प्रदेश आप छोड़ गए थे, वहां भी तो आप ही की सरकार है, 33% लगा हुआ है। आप यूपी का हर बार जिक्र करते हैं जब भी कभी डिबेट में आते हैं बीजेपी के लोग, मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं करते? तमिलनाडु में सबसे कम है 15%, उसका जिक्र कभी नहीं होता है। सर एक और ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि अब जो 1.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था, उसका भी हालांकि वो निकल चुका है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट तो अभी चल ही रहा है ना सर। वो अगर आपने खरीदे होंगे ऑयल बॉन्ड, तो आप तो नहीं छोड़ेंगे सरकार को, नहीं भैया मैंने तो ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे रिटर्न चाहिए। वो भी तो इसी देश के वासी है ना, सारे लोग जिन्होंने वो ऑयल बॉन्ड खरीदा था यूपीए के समय में।
अब देखिए आप दोनों तरफ खेल रहे हैं, अब आप दोनों तरफ खेल रहे हैं। यूपी के टाइम पर आप दूसरी तरह की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश का मैंने सवाल उठा दिया तो आप दूसरी तरह से बोल रहे हैं। आप किसी एक पॉइंट पर रुककर बात कीजिए ना। राणा सर, जो मुख्य बात ये फिर आप कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं। इसी को राजनीति कहते हैं, जब दोनों तरफ से खेलना शुरू हो जाए आदमी। जब सारी बातें हो गई, परिस्थितियां क्लियर हैं और सरकार जो है अपने पुरजोर प्रयास में लगी हुई है, वो पुरजोर प्रयास दिख नहीं रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है, पुरजोर प्रयास दिख नहीं रहा है। अब सर आपको विशेष कैसे बताया जाए? अब सरकार हाथ पे तो हाथ धर के बैठी नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। अचानक से डिमांड बढ़ी, अचानक से ये आ गया, उसके लिए समय लगेगा। अचानक से कैसे डिमांड बढ़ सकती है? हिंदुस्तान में लोग उतने ही हैं, सब कुछ, कैसे अचानक से बढ़ सकती है डिमांड? अचानक से त्योहार आ गया। नींबू का एग्जांपल देके बताएं, नींबू का एग्जांपल देके बताएं तो ठीक है। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया, सुधा जी आपका भी शुक्रिया और दीपक रॉय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको सीधे रुद्रपुर से भी दिखाते कि संवाददाता ने हमारे जायजा लिया है कि महंगाई की स्थिति क्या कुछ है। नवरात्र के मौके पर जहां फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं अगर नींबू की बात की जाए, नींबू के रेट भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के रसोई का जायका भी इससे बिगड़ रहा है। इस समय हम रुद्रपुर के सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नींबू बेचने के लिए फड़ लगा हुआ है। खुद दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि कुछ ग्राहक नींबू खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल चांद्रा है। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नींबू के रेट काफ़ी बढ़े? नींबू की व्यवस्था अब इस समय बड़ी ख़राब हो रही है। 15 रुपये पाव वाला नींबू इस समय 80 रुपये पाव बिक रहा है। अब 4-5 गुना महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्या किया जाए? हाँ, कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, साफ तौर से अंकल जी कह रहे हैं। हाँ, दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? केवल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नींबू के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक कम आ रहे हैं, संभव ग्राहक कम आ रहे हैं कि खपत ज़्यादा है, महंगाई पीछे बढ़ रही है और जब माल आ रहा है एक जगह से आ रहा है, लेने वाले पूरे हिंदुस्तान है और इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है। किस तरह का फ़र्क नज़र आता है? पहले नींबू काफ़ी सस्ता था, महंगा है? पहले नींबू बिकता था, पहले 70-80 रुपये किलो था, अब 240 रुपये नींबू है, इसलिए लोग लेने को बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये थे हमारे साथ दुकानदार जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले नींबू काफ़ी संख्या में बिकता था और ख़ासकर गर्मियों के मौके पर कहीं ना कहीं आम ग्राहकों की पसंद नींबू था, लेकिन जिस तरह से रेट बढ़े हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं नींबू के खरीदने और बेचने पर पड़ रहा है। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह, इंडिया वॉइस, रुद्रपुर। और ऐसे में महंगाई कमर तोड़ रही है आम आदमी की, हर चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो सवाल ऐसे में यही है कि आखिर आम जनता करे तो क्या करे? सरकार का यह कहना है कि वो लगातार काम कर रही है, लेकिन असर दिख नहीं रहा है। तो फिर सरकार को और गहनता के साथ और गंभीरता से इस महंगाई को लेना होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।